नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, ऐसा लगता है कि पिछले 72 घंटों में लश्कर के कमांडर वगैरह को फाउंडर जितने भी आतंकवादी हैं उन पर तो अननोन गनमैन ने कहर बरपा रखा है। 3-3 आतंकवादी मारे गए। बिल्कुल अंजू जी, सही है। अमीर हमजा है इसका लश्कर का को फाउंडर। हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर को बेसिकली फाउंडेशन रखी थी। तो वो कल जब वो बाहर आ रहा था इंटरव्यू देकर एक चैनल पे, जिसके साथ एक जज जस्टिस थे, वो भी उस कार में थे। और उस वक्त दो गनमैन, आपने देखा होगा इसका वीडियो, दो गनमैन आते हैं और ये जैसे ही मोड़ से गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं, वो दोनों गनमैन आके इन पर गोली चलाते हैं और ये आमिर हमजा वहां मारा, जख्मी होता है, मरता नहीं है। ये सीरियस कंडीशन में इसको शिफ्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और आतंकवादी है मोहम्मद कासिम, वो भी लश्कर से ताल्लुक रखता है और इम्पोर्टेंट है। उसको भी 72 हुरों के पास भेज दिया अननोन गनमैन ने। इसी तरह एक इनका ट्रेनर था, उसका नाम था मोहम्मद आरिफ। ये पटोकी एक जगह है कसूर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तीन तीन जगहों में हुआ है। पहला वाला इंसिडेंट जो है, वो जो जख्मी हुआ है आमिर हमजा, ये जो है ये लाहौर में हुआ है इंसिडेंट। जो मोहम्मद कासिम वाला इंसिडेंट है, ये फैजाबाद में हुआ, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तीन डिफरेंट जगहों पे अटैक्स हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि कितना आतंक इन आतंकियों को इस वक्त है। और आपने पहले भी देखा होगा मेरा ट्वीट, कि मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि इन आतंकियों ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां खराब की थी। और आतंक, बेसिकली टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इज आतंक फैलाना। आज वो आतंक, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इनको मालूम था कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमारी ब्रह्मोस जाके हिट की हैं, आपने देखा था जो जैश का चीफ रोता हुआ, उसके 11 फैमिली मेंबर मारे गए। इसी तरह आज ये जो भी अननोन गनमैन है, आज इनके मन में उसने वो आतंक फैलाया है। और ये बहुत अच्छी बात है। जो आपने अभी जो हाल में पिक्चर आई थी धुरंधर, उसमें देखा होगा अननोन गनमैन का जो काम है। तो जो भी मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं है, अननोन गनमैन यही दिखाता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको, उनका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। उनको वहाँ टोटल लॉलेसनेस है। वरना आदमी इन्वेस्टिगेशन में पकड़ता है, पता लगता है कौन करने वाला है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसले हैं, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन अननोन गनमैनों ने इतना कहर मचाया हुआ है, जो इनोसेंट लोगों पर कहर बरसाए, उस पर कहर बरसाना ही धर्म है। मैं समझता हूं वो ये बहुत अच्छा हो रहा है। इन पर आए दिन बम ब्लास्ट करते थे, आए दिन मुंबई अटैक करते थे, आए दिन कहीं गाड़ियों में अटैक करते थे। मैंने हजारों अटैक देखे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, असेंबली में, राम मंदिर में, रघुनाथ मंदिर है जम्मू में 2 बार हमला हुआ। वैष्णो देवी में इन्होंने कितनी कोशिश की। अमरनाथ यात्रा पे 10-12 बार इन्होंने कोशिशें की। 3-4 बार ये कामयाब भी हुए। इन्होंने बड़े हमले किए, उसमें काफी हमारे वो मारे शहीद मारे गए बेचारे, जो पूजा पाठ करने वहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। तो इस तरह के कितने अटैक हमने देखे। तो ये जो है बहुत अच्छा, मैं समझता हूं भगवान की तरफ से हो रहा है। आतंक फैलाने वालों के में आतंक होना चाहिए। जो, अगर आपको याद होगा, जो राक्षस थे, जो इनोसेंट लोगों को, जो जो पूजा पाठ करते थे, उनके हवन में गंदगी डालते थे। आपने देखा किस तरह से, अगर आप रामायण सीरियल देखें, तो भगवान ने आकर अल्टीमेटली उनको मारा। ये बहुत जरूरी है। ये ऊपर वाले की तरफ से कहर इन पर हो रहा है, जो इन्होंने यहाँ इनोसेंट लोगों को मारना शुरू किया। और अच्छा है आज इनको मौत का डर सता रहा है। ये बहुत अच्छा और बहुत, मैं समझता हूँ, अच्छी डेवलपमेंट है जी।
सर ये तो पाकिस्तान का जो लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहां की जो पुलिस है, उस पर बहुत बड़ा धब्बा है कि आज तक ये एक भी अननोन गनमैन को पकड़ नहीं पाए सर। वहीं रहते हैं वो, इनके ही आतंकवादियों को निशाना बनाते हैं और कहीं छुप जाते हैं और इनको मिलते ही नहीं है। सही बात है, ये बिल्कुल उन पर सवालिया निशान उठाता है। उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर यही दिखाता है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, ISI, आज तक उसको सर पैर नहीं पता चला। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इनका अंदरूनी मसला है, एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छी बात है, मारे एक दूसरे को, और इनके दिल में वो खौफ होना चाहिए, वो डर होना चाहिए जो एक आम इनोसेंट लोगों के, छोटे बच्चों में, और छोटे किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है, बाजार गई है, बम फटता था। आपने देखा दिल्ली में किस तरह के ब्लास्ट होते थे, सीरियल ब्लास्ट बसों में होते थे, मार्केट में आप जाओ आप वहां ब्लास्ट होते। कितने, मैं कितनों का नाम लूं। और भारत का शायद ही कोई इन्होंने शहर छोड़ा होगा जहां इस तरह के आतंकी हमले नहीं हुए। तो आज वही ऊपर वाला इनकी करनी इनके सामने ला रहा है। जी सर ये जो आमिर हमजा है, जो को फाउंडर है लश्कर का, जब ये जख्मी हुआ जैसे आपने बताया, तो उसके बाद तो इससे मुलाकात करने के लिए वो हाफिज सईद का बेटा भी तलहा वहां पहुंच गया था। हाँ, हामिद सईद का बेटा इसका हाल पूछने गया था हॉस्पिटल में कि आप फिक्र नहीं करना, आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको हमने रिक्वेस्ट किया, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। तो ये जो है इनको करने दीजिए ये, लेकिन फिर भी इनके ऊपर बहुत मैं समझता हूँ मौत का साया मंडरा रहा है, और इनको ये डर रहना चाहिए कि कब हमें कोई ठोक देगा और बदतरहूरों के पास भेज देगा। जी सर कहा तो ये भी जाता है कि इनको खत्म करने के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ भी है। अब उनको लग रहा है कि ये तो बूढ़े हो चुके हैं, जितना काम करना था कर चुके थे, वैसे ही भार बने हुए हैं पाकिस्तान पर, नए लोगों की भर्ती की जाए, इसलिए इनका सफाया कर दिया जाए। और इनमें से तो कितने वांटेड लिस्ट में भी है यूएन की, तो इनको खत्म करना उनके लिए अच्छा है, शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो भी एक व्यू पॉइंट निकलता है कि शायद ISI ही इनको मरवा रही है, क्योंकि यूटिलिटी खत्म हो गई है। ये बैठ के खाना ही खा रहे हैं, और उल्टा पाकिस्तान को, चूंकि ये लोग सारे बदनाम हो चुके हैं, सारे लिस्टेड हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को बदनामी का ही इनको वो मिलता है, इसलिए वो बारी बारी इनको टपका रहे हैं। जो भी कारण है, हमें इस बात की खुशी है कि जो भारत के दुश्मन है वो एक एक करके बदतरहूरों के पास जा रहे हैं। मैं इस बात से डेफिनेटली खुश, क्योंकि हमने देखा इनका आतंक यहाँ पहले एक समय में 90 में जम्मू कश्मीर में कितना हुआ करता था। तो आज अच्छा है उस भगवान ने जो है बिल्कुल पलट दिया हालात। आज इन्हीं को वो आतंक जो है वो अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ ये जो हमने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में धमाके देखे थे, जिसमें कि लाल किले पर धमाका हुआ था, सुसाइड बॉम्ब हुआ था, और फिर उसके बाद से ये जो व्हाइट कॉलर जिहादी डॉक्टरों का मॉड्यूल सामने आया था, उस मामले में अब एक चार्जशीट भी पुलिस ने फाइल कर दी है, SIA ने, जिन्होंने वहां पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी। तो उस चार्जशीट में क्या क्या खुलासे हुए? देखिए 16 तारीख को ये चार्जशीट हुई है इसी महीने की, और आपको जैसे याद होगा ये इंसिडेंट जो दिल्ली में हुआ था, और इसमें जैश ए मोहम्मद को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जो डायरेक्टली भारत की सॉवरेनिटी और यूनियन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करता है। और इसमें 10 लोगों के खिलाफ ये चालान पेश किया है। इसमें इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हालांकि ये जैश के ही लोग थे, जैश के ही लोग थे, लेकिन गजवा-उल हिंद, अंसार गजवा-उल हिंद को बेसिकली इसके पीछे था। लेकिन चूंकि इन्होंने पोस्टर लगाए थे जैश ए मोहम्मद के, तो ये दूसरा नाम इसको देना चाहते थे। एक्चुअली ये जैश के से लिंक्ड थे ये लोग, और इन्होंने जो हाईली ट्रेंड लोग थे, एजुकेटेड इंडिविजुअल थे, उनको इसमें एनलिस्ट किया। आपको जैसे पता होगा आपके दर्शकों को किस तरह से ये कहानी जो है एक पोस्टर से निकली थी। पोस्टर AGUH जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके
बारे में लगाना चाहते, लेकिन इन्होंने जैश का नाम यूज किया क्योंकि उसका ज्यादा डर और खौफ है। और उसी पोस्टर से निकलते निकलते ये डॉक्टरों का मॉड्यूल अनर्थ हुआ। इसमें फिर आपकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी और किस तरह से वो जो जिस डॉक्टर ने जिसने अपने आप को उड़ाया, डॉक्टर उमर उल नबी, ये पुलवामा का रहने वाला, कोयल गांव का रहने वाला था। ये रेड फोर्ट वाले ब्लास्ट में मारा गया था। इसके साथ साथ डॉक्टर शाहीन सैयद जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली थी, उसके खिलाफ तुफेल अहमद बटमालू का, बाकी सारे मैंने देखा ये सारे जो हैं वही कश्मीर के डॉक्टर और कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने चालान किया है। तो टोटल ये 10 लोग हैं जिनके खिलाफ चालान पेश किया। इन्होंने कंस्पिरेसी की थी, ये इस तरह की भारत के खिलाफ साजिश में ये हिस्सा थे। इसमें डिजिटल फॉरेंसिक्स की जो रिकवरी हुई है, डिजिटल फॉरेंसिक उसका इस्तेमाल इनके खिलाफ एज एविडेंस रखा, साइंटिफिक एनालिसिस किया, कोरोबोरेटिव विटनेसेस अकाउंट, जिनको जो विटनेस थे उनके अकाउंट्स जो उन्होंने बयान दिए उसको इसमें इनके खिलाफ रखा है। और ये जो इनकी कंप्लिसिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन रोल था इस कॉन्स्पिरेसी में, वो सबको उजागर किया गया है। और इसका जो मॉड्यूल था ये बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एसआईए, हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जेएंडके की, उसने किया और उसने ये चालान पेश किया इंटायर टेरर नेटवर्क के खिलाफ। जी सर, ये जो टेरर नेटवर्क था, इससे पहली बार पता चला कि जो भारत के अंदर डॉक्टर हैं, यहीं के हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने किया। लेकिन इस चार्जशीट में जो 8वें नंबर पर डॉक्टर शाहीन सईद का नाम है, जो कि लखनऊ से, बाकी सारे के सारे तो घाटी से ही हैं, इनका नाम तो टीसीएस वाले घोटाले में भी जुड़ रहा है सर। टीसीएस में जो कांड हुआ है हिंदू लड़कियों के उत्पीड़न का, धर्मांतरण का, उसमें जो निदा खान का नाम आया है, वहां की एचआर हेड बताई जा रही है, उसके साथ डॉक्टर शाहीन के तार जुड़े हुए। सर, दोनों के बीच में दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। जी, यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि निदा खान जो है उससे कांटेक्ट में थी, जो लखनऊ की लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर शाहीन। तो मुझे लगता है वो एंगल अब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है, तो उस एंगल को देखना चाहिए। कल किसी चैनल पे मैं था, मैंने जब ये मेंशन किया तो उन्होंने कहा सर अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, तो हम जब तक साबित नहीं हो तो हम बोला। बहुत सारे आपके चैनल है ना जो जो वो को ज्यादा वो करते हैं कि सर अभी मैं उसको जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता। मैंने कहा मैं तो वही कह रहा हूँ, कंफर्म, मैं तो इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो पॉइंट कह रहा हूँ कि ये चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दी है, आई एम श्योर एनआईए विल लुक इनटू दीज एंगल्स। खासकर 2 चीजें, एक जो सोशल मीडिया में मैंने देखा, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात नहीं की, तो वो जो आ रहा है उसमें ये था कि ली ब्लास्ट वाली लेडी थी लखनऊ वाली डॉक्टर शाहीन, तो उससे इसकी मुलाकात हुई थी। वो एंगल देखने की जरूरत है। दूसरा, अगर आपने कुछ चैनल्स में देखा होगा, चल रहा है, मैंने अर्नब गोस्वामी की चैनल में भी वो देखा कि ये नॉट ओनली इनको धर्मांतरण करवाया, नॉट ओनली इनको फिजिकल रिलेशन बनाए, इनको अब प्लान था कि मलेशिया में वो भेजा जाए और इनसे वहां, ऑब्वियसली वहां किसके लिए ले जाएंगी, तो धंधे के लिए लिया जाएगा। तो इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही थी ना, ये एंगल देखने की जरूरत है। ऑब्वियसली एनआईए को हैंडओवर किया है, एनआईए ये एस्पेक्ट्स देखी। मैं नहीं कहता ये दीज आर कंफर्म, बट इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं कि इस तरह का कोई एक लड़की की बात नहीं हो रही है। आप देखिए जो टीसीएस में जो हुआ है उसमें 9 एफआईआर अभी तक हो चुकी है, तो इसका मतलब है 9 डिफरेंट लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स। तो कितनी लेडीज के साथ फिजिकल रिलेशन हुए हैं, आफ्टर ऑल उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। वो पूछ रहा था एविडेंस के बारे में, ऑब्वियसली उनके बयान जो है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो डिजिटल एविडेंस मिलेगी, जो अंडरकवर ऑपरेशन वहां की डीसीपी ने किया, मोनिका राउत, उसकी लेडीज ने वहां एम्प्लॉय बनकर सीसीटीवी में ये सारा कुछ रिकॉर्ड करवाया, वो बहुत वाइटल एविडेंस है। और इन सब का बयान फिर वो जो ये कहेंगी कि निदा खान किस तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इनको एनकरेज करती थी कि ये सब चलता है। जब वो शिकायत करते थे निदा खान को, जो एचआर मैनेजर थी
तो वो कहती थी ये सब कारपोरेट में चलता है, तो उनकी कंप्लेंट पर कोई असर एक्शन नहीं होता था। ऑब्वियसली अब वो तो टीसीएस के चीफ तक तो नहीं पहुंच सकती हैं, अपनी एचआर को ही बोलेंगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि एक इतनी मानी हुई कंपनी है टीसीएस, तो क्या उनका इंटरनल सिस्टम नहीं था कि अगर एक आदमी जो एचआर मैनेजर गड़बड़ कर रहा हो तो उसके ऊपर भी तो कोई सुपरविजन होनी चाहिए। तो ये सारा वरना आज इतनी बदनामी जो टीसीएस की हुई है, आप देखिए किस तरह की मीम्स सोशल मीडिया में चल रही है, मतलब इट इज माइंड बॉगलिंग। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मीम्स बन रही हैं यूएसए में, इस तरह टीसीएस के ऊपर इतनी मीम्स इंडिया में बन रही हैं। तो अगर जो भी इस वक्त टाटा ग्रुप के हेड हैं मिस्टर चंद्रशेखर जी, तो ही शुड मेरा ये मानना है कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ताकि कंट्रोवर्सी खत्म हो। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी इन टाटा ग्रुप, वो कहते हैं हम डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते हैं, पहले हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हैं और इनको वहां से सस्पेंड करके उसके बाद जब साबित हो जाते हैं चार्ज, एंड दैट इज द प्रोसीजर इवन इन द गवर्नमेंट, तो जब साबित हो जाता है देन दे हैव टू फेस द लॉ। तो आई थिंक जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ऑब्वियसली टाटा वाल ग्रुप को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेदर दे हैव टू बी इनिशियली दे आर सस्पेंडेड, बाद में उनको नौकरी से निकालना पड़ेगा और ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के लिंकेजेस निकल रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें चैट चल रही है, ईमेल, लैपटॉप पकड़े जाएंगे, उनके मोबाइल्स पकड़े जाएंगे। अगर वो लैपटॉप और या उसमें उनके मोबाइल्स में वो सारी चैट चल रही है कि इसको टारगेट करना है, अब इस लड़की को टारगेट करना है, इसकी ये कमजोरी है, इसके माँ बाप नहीं है या इसका घर में कोई प्रॉब्लम है, फादर बीमार है, तो इसको किस तरह से टारगेट किया जाए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है टीसीएस में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब एनआईए मस्ट बी लुकिंग इनटू दीज एंगल्स। कहीं बात चल रही थी कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक जो मलेशिया में भारत का फिजिटिव है, भाग के गया हुआ है, उसका भी लिंकेज के बारे में एक चैनल में मैं देख रहा था। कितना सही है मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन टू एनी इन्वेस्टिगेटर और आई एम नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये सारे एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो एनआईए को देखनी चाहिए। जी सर, क्योंकि इमरान खान नाम के एक शख्स का नाम भी आ रहा है इस पूरे मामले में, और वो मलेशिया में बैठा हुआ है और मलेशिया में ही ये भगौड़ा नाइक पहुंचा हुआ है और मलेशिया में ही लड़कियों को अगर भेजने की तैयारी हो रही थी, तो फिर कहीं ना कहीं जाकिर नाइक से तार जुड़ते दिख रहे हैं। लेकिन सर, डॉक्टर शाहीन के मामले में अगर याद करें तो ये बात भी आई थी कि जैश ए मोहम्मद ने जो एक महिला विंग बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं भारत से लड़कियां भर्ती करने की बात थी और डॉक्टर शाहीन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगर डॉक्टर शाहीन के तार निदा खान से जुड़ते हैं सर, तो क्या ये माना जाए कि भारत की हिंदू लड़कियों को उस ब्रिगेड में भर्ती करने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन ने निदा खान को भी दी थी? क्या ये भी हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें एनआईए को बतानी पड़ेगी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। उस वक्त इसने जैश के चीफ ने बोला था कि हम विमेन विंग भी बना रहे हैं, तो क्या विमेन विंग के लिए तैयारी हो रही है? क्या ये सारी लेडीज को कन्वर्ट करके उनको मलेशिया भेजकर क्या उनको वहां इस्तेमाल करना था, किसके लिए करना था? ये सारी एस्पेक्ट्स अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और ये देखना जरूरी है। मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पर ये डेफिनेटली जांच पड़ताल करेगी और इसका जो भी असलियत होगी देश के सामने और अदालत के सामने रखेगी। सर, रेडिकलाइजेशन पे हमने कई बार बात की है कि ये जो जिहादी डॉक्टर हैं, भारत में रहते हैं, यहीं पर पढ़े लिखे और ये भारत विरोधी बन गए, कहीं ना कहीं इनका दिमाग किसी ने घुमाया। और अब आप सोचिए कि अगर आईटी कंपनियों में रहने वाले सूटेड बूटेड व्हाइट कॉलर लोगों के दिमाग भी कोई भरमा रहा है, तो रेडिकलाइजेशन का खेल तो इसका मतलब बहुत ही घिनौने स्तर पर पहुंच गया है। इसको तो रोकना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसके लिए कदम उठाना जरूरी है। पॉलिटिकली करेक्ट होना, जो हालत यूके और यूरोप की है वो हम भारत में अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखिए ये जिस तरह के ग्रूमिंग गैंग आपने यूके में देखे, ये उस तरह की मानसिकता है कि काफिर लड़कियों को बूम यूज करना है।
ये गजवाए हिंद की मानसिकता है, चाहे वो डिफरेंट फॉर्म है, कहीं लव जिहाद, कहीं कारपोरेट जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, गजवाए हिंद जो लोग मानसिकता रखते हैं, मुझे लगता है ये उस तरह की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को उसका ये वैसे ही लोग इस तरह का करेंगे, वरना किसी भी लेडी के साथ इस तरह उसकी जिंदगी के साथ खेलना, आफ्टर ऑल वो एक टॉय नहीं है, उसकी फीलिंग्स है, उस लेडी की, उस स्त्री की फीलिंग्स हैं। जब आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हो, उसका शोषण करते हो, उसको फिर कल को इन धंधों में या इस टेररिज्म में, जो आपने केरला स्टोरी में, जब केरला स्टोरी की पिक्चर आई थी तो लोग कितने इकोसिस्टम खड़ा हो गया कि ये देखिए ये इस्लामोफोबिया हो रहा है और ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये सब झूठ है। अगर वो झूठ था, फिर वो जो अजमेर में हुआ वो क्या था, जो बाबा शांगुर, वो क्या था कि लड़कियों का रेट रखा हुआ था कि अगर ब्राह्मण लड़की है तो 15 लाख, राजपूत लड़की है तो 12 लाख। ये ऑर्गेनाइज्ड पैसा आता है, ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह से किया जा रहा है, लव जिहाद चलाई जा रही है, तो ये इसके पीछे तो कोई माइंड है ना। तो ये सारे मैं कहूंगा ये जो गजवाए हिंद का जो विचारधारा है, ये उसके सिपाही हैं जो इस तरह के ये कारकर्दगी कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वही मानसिकता की पूरी दुनिया को हमने इस्लामाइज करना है। ये आप यूरोप में देख रहे हैं, आप इंग्लैंड में देख रहे हैं, इंग्लैंड तो बर्बाद हो गया, यूरोप बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह की चीजें इसलिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वोट बैंक देखती हैं। आप देखिए ममता जी को देखिए, आप बहुत सारे, आप अखिलेश यादव को देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको इसकी सेंसिटिविटी समझनी चाहिए, और जो जरूरी कदम है इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए इनको कदम उठाने चाहिए, और पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहिए, ये किसी को बुरा लगेगा। तो इनको इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए अल्टीमेटली पार्लियामेंट को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आना पड़ेगा, वरना जिस तरह से ये गजबा हिंद की मेंटालिटी है और ये जो सारे डिफरेंट तरीके से ये कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली यही मानसिकता है कि हम पूरे भारत को किस तरह से इस्लामाइज करें, पूरी दुनिया को इस्लामाइज करें। तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये पॉलिटिकल इस्लाम है जो आप ये सारा देख रहे हैं पूरी दुनिया में आज, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह हो रहा है। जी सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि वोट बैंक की राजनीति करें पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखो ना इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें कि सिर्फ टाटा की बात नहीं, टीसीएस की बात नहीं, विप्रो का नाम आ रहा है सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम आ रहा है, सारी आईटी कंपनीज के नाम आ रहे हैं कि वहां लेंसकार्ट का नाम आ रहा है कि वहां पर किस तरह से बिंदी लगाकर मत आओ, कलावा पहनकर मत आओ, लेकिन हिजाब पहन सकती हो। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है सर, उस पर एक भी विपक्षी पार्टी के नेता ने मुंह नहीं खोला है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो उनकी खामोशी क्या दर्शा रही है सर? यही दर्शा रही है ना कि मूक रूप से उनको भी लग रहा है ठीक है क्योंकि उनका वोट बैंक इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो कुछ नहीं बोलेंगे अंजू जी। जो हमारे नेता लोग हैं वो अपोजिशन वाले कुछ नहीं बोलेंगे, उनके मुंह पे जैसे दही जम जाता है, क्योंकि उनको वोट बैंक दिखता है। अब देखिए लेंसकार्ट एक भारत की कंपनी है, आप स्पेक्स बनाती है, उनके वो चश्मे होते हैं, और एक हिंदू है उसका नाम पीयूष बंसल, तो उसने इस तरह का वो रखा हुआ है कि आप बिंदी लगा के अंदर नहीं आ सकते, आप ड्रेस कोड में बिंदी इज नॉट अलाउड, टीका इज नॉट अलाउड, ये जो कलावा यहाँ पहना जाता है वो नहीं अलाउड है, हिजाब अलाउड है। ये भारत है या पाकिस्तान है? नेम एंड शेम एंड बाइकआउट दिस कंपनी। मैंने इसीलिए उस पर ट्वीट भी किया था कि ये भारत के अंदर आप कर रहे हो। ये वोकिज्म जो है हमारे कारपोरेट सेक्टर में बहुत बुरी तरह से इस वोकिज्म ने, आप देखिए एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, आप इनकी एड देखिए, किस तरह की एड्स देते हैं, एक भी लड़की बिंदी के साथ नहीं, जो भारत का कल्चर है। आप महिंद्रा वाले की बात बताता हूं, फंडिंग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की फंडिंग फाइनेंस करते हैं
वहां, और वो हिंदुइज्म को डिसमेंटल करने की कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। महिंद्रा के आनंद महिंद्रा है, मैं उनके ट्वीट्स देखता हूँ, बहुत अच्छे ट्वीट्स करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमें यूएसए से आती हैं कि आप हमारे जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, और बड़ी बड़ी कंपनियां, ये जो यूएस में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म, उसको ये फाइनेंस करते हैं। इनको रिव्यू नहीं करना चाहिए कि आपने करोड़ों रुपया वहां यूएस की और यूके की यूनिवर्सिटीज को दिया और वो इसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हिंदुइज्म कोई कर्ज है और आप खुद हिंदू हो, यू आर फाइनेंसिंग योर ओन डिमाइस। इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको हमारा कारपोरेट फंड करता है। तो ये इन सब की वही हालत है। तो मेरी इन सबसे अपील रहेगी, आप जो अगर कहीं पैसा लगाते हैं, अपने कल्चर को तो बर्बाद मत करो। दूसरे लोग तो आपके कल्चर को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप तो मत करिए। तो चाहे वो लेंसकार्ट हो, महिंद्रा हो, कोई भी हो, इन सबको ये बात का ध्यान रखना, इन सबको देखना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी में ग्रांट्स देते हैं करोड़ों रुपया, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल कहते हैं ना, किले के दरवाजे अंदर से ही खुले थे सर। हमको सबसे ज्यादा दिक्कत जिन लोगों से जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं वो हमारे अंदर के ही हैं, जिनको सूडो सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है सर। इतना खतरा हमें पाकिस्तान और चाइना और ये जो गजबा हिंद करने वालों से नहीं है, जितना अपने लोगों से है। देखिए ना, ये हमारे कारपोरेट हाउसेज जिनको सनातन धर्म को प्रमोट करना चाहिए, वो इसी के खिलाफ काम करता है, और शर्म तो इनको आती नहीं है। ये जो सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा इनके दिमाग में घुस गया है, और इस तरह का कि हिजाब अलाउड है, हिजाब अलाउड है, बिंदी और कलवा और टीका नहीं अलाउड है। क्या इसको नेम एंड शेम नहीं होना चाहिए कंट्री में ऐसी कंपनीज को? इसी तरह ये सारे जो जितने कारपोरेट हाउसेज हैं, अगर वो इस तरह की डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म, इनमें और उसमें क्या फर्क रहा? जो स्टालिन का बेटा है, ये ज्यादा खतरनाक है देन एक्चुअल एनिमीज हु यू नो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन अब जब ये मामले सामने आ रहे हैं सर, तो उसके बाद तो वाकई हिंदुओं को जागना जरूरी है और सरकार को इस दिशा में कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और वहां पर ये मांग की गई है कि जबरन धर्मांतरण और इस तरह का जो उत्पीड़न है ये आतंकवाद के दायरे में ही आना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ एक आतंकवादी के तौर पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी उठ रही हैं। तो अब देखते हैं ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद अंजू जी।